ऐसा कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, थोड़ा ही टिपिकल होगा। कुछ सवाल हैं जो नए तरह के होंगे, वो स्थिर वैद्युतिकी के हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब नाम आपके सुने हुए होते हैं, इतना दिक्कत है नहीं। आपने जो पढ़ा कल वाले में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो भाई। सबसे पहले तो कल जो भी आपने पढ़ा घर पे जाके पढ़ा, कोई डाउट आया तो पूछ लो। गुलाम के नियम पर भी आपने सवाल किए होंगे, तो डाउट आया तो भी पूछ लो। आपसे गुलाम के नियम के सभी सवाल हो गए ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक सवाल जो के वाला वो आपसे हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल है, टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ है 2018 में। उसमें है विद्युत पैरा विद्युतांक के। हाँ वो पुराने वालों को तो उत्तर याद हो जाएगा होगा, लेकिन नए वालों से वो सवाल हुआ नहीं, ये श्योर है। और आप मेरे से नहीं पूछ रहे तो मैं ये श्योर हो जाता हूँ आप घर पे जाकर नहीं पढ़े हो। पढ़ते तो वो डाउट आता। वो सवाल है डाउट आने वाला। हर चैप्टर में कोई ना कोई तो सवाल ऐसा होता है ना भाई, जो डाउट आता ही है। यदि वो नहीं आता तो इसका मतलब आप पढ़े नहीं हो। चलो खैर, आगे पढ़ना शुरू करें। हम परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और उनके बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। देखो कि सवाल ऐसा है कि पूछा जाने वाला कुछ भी पूछ सकता है। एक दो सवाल आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पूछा गया था। आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी, जो हम साइंस में पढ़ते हैं उष्मा चैप्टर में। उससे संबंधित एक सवाल पूछ लिया था पिछली बार 2022 में, एक सवाल ही था, ठीक है। और एक सवाल और था, टोटल दो एक सवाल थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछे गए थे। और वो दोनों ही सवाल 2 नवंबर वाली शिफ्ट में थे, 27 अगस्त वाले में नहीं थे। 27 अगस्त वाले में पेपर ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा हल्का था। आप भले चेक कर लेना, वो तो पेपर पढ़े हैं। हाँ 27 में 2 नवंबर वाला पेपर का थोड़ा लेवल ज्यादा है। लेकिन उस साइज के हिसाब से कैसे हुआ, आप ऐसे हिसाब नहीं कर सकते। हिसाब अपने हिसाब से आप खुद कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जैक्ट बताऊं तरीका, कि उन्होंने जो सवाल पूछे इलेक्ट्रीशियन को 101 से लेके 150 तक पूछे, बीच में साइंस कहां से आ गई। सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 50 तक नॉन टेक था। उसमें भी 5 सवाल मैथ के लगातार आए, साइंस के 5 लगातार आए, इंडिया जी के भी लगातार आई, राजस्थान जी के भी लगातार आई, मिक्स में नहीं आई थी, लगातार आई थी। तो 101 से लेके 150 में यदि 78 नंबर पे वो सवाल मिले तो साइंस थोड़ी होगा वो तो टेक्निकल हो गया ना, ये है। और ऐसे तो हम एक पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भाई, कि कॉपर है, कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कि परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो हम कहेंगे 2 8 18 1। ऐसा सवाल भी 2 नवंबर वाले में एक पूछा था, ठीक है, लेकिन वो साइंस में पूछा था। हम लेकिन पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रिशियन में भी, वो किस में आया था, साइंस वाले भाग में, ठीक है। आपके सबसे ज्यादा जो भाग पूछा गया था, मैं तो खुद है ना, जब कल एनालिसिस किया मैंने कहा एक एक सवाल को छांट के देखता हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने सबसे ज्यादा सवाल जिस चैप्टर के पूछे हैं उस चैप्टर का नाम प्रतिरोध है। 8 8 सवाल आए थे दोनों शिफ्टों में, 8 8 क्वेश्चन आए थे प्रतिरोध के। डीसी गए थे 27 अगस्त को 7 क्वेश्चन और 2 नवंबर को आए थे 6 क्वेश्चन। 27 अगस्त को हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी, इसका एक भी प्रश्न नहीं आया था। थोड़ा थोड़ा आगे खिसका लो भाई टेबल, आपने पीछे खिसका लिए तो ये भी थोड़ा थोड़ा आगे खिसका लो, क्योंकि वो आपके बाद में वो लोको पायलट का बेस आता है तो उसमें वो पूरा तक भरता है, तो फिर वो दिक्कत आती है। थोड़ा थोड़ा खिसका लो। हाँ। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी को, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी को आज पीछे टेबल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके आई क्या, कि पहले वाली है तो ऊपर कर दिया आपने। आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी का एक भी सवाल आपको नहीं पूछा गया था 27 अगस्त में। 2 नवंबर में 3 सवाल पूछे गए। तो केस ये भी है कि भाई जो आप चैप्टर पढ़ के जाते हैं वो हो सकता है सवाल जीरो आए, आए ही है। 27 अगस्त को हम जिस चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं उसका सवाल कितना है, जीरो। लेकिन 2 नवंबर में सवाल कितना है, 3। तो ऐसा कोई फिक्स तो रहता नहीं है, ठीक है। और इस हिसाब से इसका वर्गीकरण है। टोटल हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो 27 अगस्त को जो थे, एक मिनट कहाँ तक है भाई, यहाँ तक पहुंचा,
5 2 7 8 9 10 10 2 12 12 8 20 7 27 28 29 मॉड्यूल फर्स्ट के 27 अगस्त को है 29 क्वेश्चन 29। इसका मतलब 25 से 30% तो आ ही रहा है। और जो 2 नवंबर वाला है उसमें 3 3 6 3 9 4 9 4 कितना 12 12 8 6 18 18 8 6 26 18 6 24 24 और 3 27 24 और 3 27 हो ना। 2 नवंबर में आए 27 सवाल लगभग। ये सवालों की संख्या है। तो जो मॉड्यूल फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2 ही मॉड्यूल सबसे ज्यादा पूछे गए थे। एक था मॉड्यूल फर्स्ट, दूसरा था मॉड्यूल थर्ड मशीन। 2 ही ज्यादा पूछे गए थे। मशीन के भी आपको लगभग लगभग 30 के आसपास सवाल मिलेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल नजर निकाल देता हूँ इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 4 6 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 और 5 27 5 32 और 1 32 1 33 33 और 2 35। ये मशीन के सवाल थे 27 अगस्त को। 35 सवाल, 30 उधर हो गए 29, टोटल हो गए 64। 2 ही मॉड्यूल के, बाकी पीछे बचे 3 मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल के मिला के जो सवाल आए थे वो कितने थे 36। अब उसमें भी देखो जो 5 मॉड्यूल है तो बहुत इंपॉर्टेंट। पावर सिस्टम है, मापक यंत्र पढ़ते हैं, प्रदीप्ति पढ़ते हैं, और इसके अलावा में उत्पादन पढ़ते हैं, पारदर्शन वितरण पढ़ते हैं, सुरक्षा युक्तियां पढ़ते हैं, कोरोना प्रभाव इसकी इफेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन उसके सवाल 27 अगस्त को तो बहुत ही कम आए थे। 4 3 7 2 9 10 11 12 सवाल आए थे। सुरक्षा युक्ति का एक भी सवाल नहीं आया सिंगल 27 अगस्त को। एक सवाल एमसीबी का आया था, लेकिन वो एमसीबी का कौन था, एल सीरीज वाली एमसीबी का पूछा था। तो वो तो सवाल अपन पढ़ते हैं विद्युत सहायक युक्तियों में पढ़ते हैं, विद्युत सहायक में पढ़ते हैं, इधर सुरक्षा युक्तियों में पढ़ते नहीं है। एमसीबी तो हम उधर पढ़ते हैं जहां स्विच पढ़ते हैं, होल्डर पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं। वो तो वहां से आया था। बाकी के अगली शिफ्ट में सुरक्षा युक्तियों के सवाल आए थे 5। तो इसका मतलब है कि आप सारे चैप्टर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, किधर भी कुछ भी आ सकता है। 27 अगस्त को कन्वर्टर, इन्वर्टर, विद्युत ड्राइव पूछा ही नहीं था। और कन्वर्टर, इन्वर्टर जो विद्युत ड्राइव है वो आपके 3 सवाल पूछे थे 2 नवंबर को। विद्युत ड्राइव आजकल पूछने लगे ना भाई, तो ऐसा मामला है। तो आपको सारे चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, किसी भी चैप्टर में हल्के फुल्के मत रहना। तो हो सकता है कि पिछली बार मशीन ज्यादा पूछे, अब की बार पावर सिस्टम ज्यादा पूछ ले। हो सकता है मशीन ही ज्यादा पूछे, हो सकता है मॉड्यूल सेकंड ज्यादा पूछे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नंबर कहीं भी नहीं कटे। ये केवल एनालिसिस आपको समझाने के लिए है, ताकि आपको पता रहे पिछली बार ऐसा आया, उससे पिछली बार देखोगे तो और चेंज सिनेरियो। क्योंकि जिसने पिछली बार पेपर बनाया वो अब की बार तो बना नहीं रहा। पेपर बनाने का काम मिलता है सीनियर को जाके लास्ट में। यदि वो बोर्ड खुद बनाता है तब तो सीनियर को मिलता है, और सीनियर वाला रिटायर हो जाता है तब जाके लगभग मिलता है। फिर वो रिटायर है, प्रति 2-3 साल बाद आती है, तब तक वो गायब हो जाते हैं। इसलिए टेक्निकल पेपर हर एक से अगले साल जाते हैं, क्या होता है चेंज। तो किसी में भी जाओ, लेकिन जिसमें बोर्ड बना हुआ है, जैसे पहले दिल्ली मेट्रो का एक बोर्ड था, तो दिल्ली मेट्रो का एक पैटर्न फिक्स आता है। इसरो का बोर्ड है, इस रिक्रूटमेंट इसरो का पैटर्न क्या था, फिक्स आता है। जिसका बोर्ड बना हुआ है उसका पैटर्न क्या था, फिक्स आता है। बाकी उसमें भी चेंज हो ही सकता है। जैसे व्यक्ति कोई चेंज हुआ, पेपर बनाने वाला, पेपर सेट करने वाला, तो पेपर का लेवल क्या हो गया, चेंज। नॉर्मली है। अब अगला बंदा कैसा है, वो थोड़ा सा टेढ़ा सोचने वाला है, सीधा सोचने वाला है, इस पर डिपेंड करता है ना भाई। हम अब पढ़ते हैं आईबीपीएस। अब की बात जेई कर तो एग्जाम आईपीएस नहीं लिया है, अभी जेई वही का तो हो गया ना। तो ये विद्युत विभाग वो तो सब आईपीएस नहीं लिया है, तो पूरी उम्मीद तो यही है कि आईबीपीएस ही लेगा। क्योंकि जो उस रिक्रूटमेंट थे ना 3-4 प्रकार के, सबका आईबीपीएस लिया, केवल हेल्पर ही तो बाकी बची हुई थी। बाकी सबका तो एग्जाम हो गया, ज्वाइनिंग हो रही है। अब हमारे पास आता है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ओके। परमाणु संरचना क्या होती है भाई, क्या परमाणु में, नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वो किस हिसाब से चक्कर लगाते हैं, क्या मामला है, उनकी संरचना कैसी है, इसे परमाणु संरचना कहा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा गया है। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बात पकड़ता हूं कि ये हमारे पास हो गए नाभिक।
नाभिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। अब इसके जो चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे भाई, तो चारों ओर चक्कर लगाने वाला वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब यहाँ पर अंदर जो अंदर जो स्थित है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं भाई, नाभिक में। नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन तो है, लेकिन नाभिक का बताओ आकार कैसा है। तो नाभिक का आकार तो वैसे ही होता है वर्ताकार, तो वर्ताकार है तो इसका व्यास कितना होगा नाभिक का भाई, व्यास 10⁻⁻15, नहीं 10⁻⁻15 मीटर कह दो, या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन स्थित होते हैं। ये कभी चक्कर लगाते हैं क्या, नहीं, ये कहीं भी चक्कर नहीं लगाते। ठीक है, अब प्रोटॉन में न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में घूमते हैं भाई, कक्षा में। ये हमारे पास कक्षा कहलाती है, कक्षा कह दो, ऑर्बिट कह दो, सेल कह दो, इसमें गति करती है। इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही करते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कक्षा हमारे पास अलग अलग है। जैसे कक्षा कौन सी है, एक कक्षा होती है के, दूसरी होती है एल, अगली होती है एम, अगली होती है एन। इसी हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का रूपांतरण होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे, 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे, अधिकतम कितने हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आपको ये पूछा जाए कि भाई परमाणु है, इस परमाणु का आकार क्या है, ये पूरा परमाणु तो है, परमाणु की संरचना पढ़ते हैं तो परमाणु का आकार क्या है, तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ व्यास लिखा हुआ है, त्रिज्या लिखा हुआ है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, चाहे व्यास लिखो चाहे त्रिज्या लिखो, 2 से गुणा करने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये 10⁻⁻15 वैसे बहुत ज्यादा बड़ी होती, मतलब छोटी होती राशि, बहुत दूर होती, पॉइंट पॉइंट बहुत आता है। परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। त्रिज्या या व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन है जो हमारे पास नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो वर्ताकार लगाते हैं कि दीर्घ वर्ताकार घेरे में, दीर्घ वर्ताकार घेरे में लगाते हैं। तो ये जो हमने आकृति बनाई ऊपर वाली, ये केवल समझने के लिए बनाई है, बाकी एक्चुअल में तो इस प्रकार से मामला होता है, एक्चुअल में तो इस प्रकार से होता है, दीर्घ वर्ताकार घेरे में ऐसे होता है। ये हमने समझने के लिए भाई कक्षा कैसी होती है उसके बारे में समझाया। जब हमारे पास आती है कक्षा में, तो पहली कक्षा क्या कहलाती है, के, दूसरी कक्षा एल, तीसरी एम, चौथी एन। तो ये हमारे पास कक्षा होती है के एल एम एन। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8, मतलब 8 से ज्यादा हो तो वो नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं, ये उसके पास ऑप्शन होता है। जैसे पहली कक्षा में अधिकतम 2 होते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, लेकिन पूरे 18 होए बिना जैसे 8 होने के बाद में चौथी कक्षा का निर्माण भी कर सकता है। ये वैसे केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, और केमिस्ट्री में हर चीज में क्या होता है, अपवाद। तो ये परमाणु सारणी भी है, ये पूरी अपवाद से भरी हुई है। ये आवर्त सारणी दी किसने थी, मेंडलीव की। देखो आवर्त सारणी किसने दी है, मेंडलीव ने, आधुनिक आवर्त सारणी। अब आप बताओ इस आवर्त सारणी में रो कितनी होती है, रो यानी पंक्तियां 37 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, जो पंक्तियां होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। ठीक है, और कॉलम कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई कॉलम, 18 होते हैं, इन्हें हम कहते हैं समूह। ये सवाल जो पूछा है हरियाणा लाइन में पूछा है, जो
कि आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये किसने पूछा है? हरियाणा लाइनमैन ने। बाकी कहीं सवाल नहीं पूछा, बट ये सवाल पूछा हुआ था, ही लाइनमैन का ही सवाल है, तो ये ध्यान रखना। ये आपके पास क्वेश्चन आता है, करो नोट। परमाणु के नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की भाई? खोज रदरफोर्ड ने की है भाई। और परमाणु आकार ये होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। इसका मापन किससे किया जाता है? नैनोमीटर से। इसका मापन किस में किया जाता है भाई? नैनोमीटर में। और आप एक बात ध्यान रखना, मॉड्यूल फर्स्ट आपका मजबूत होगा तो ही मॉड्यूल आगे वाले मजबूत होंगे, तीसरा तो तभी हो पाएगा। और पहला और तीसरा सब कुछ निर्णय कर देता है, इसमें कोई भी नंबर नहीं करने देता, तो उसकी संभावना ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तीसरा नंबर तभी नहीं कटेगा जब पहले में नहीं कटेगा। पहले में नहीं कटेगा, बहुत मेहनत करोगे तब जाके तीसरे में नहीं कटने की गुंजाइश आएगी। एक दो नंबर चौथे में कटने की कई बार गुंजाइश रह जाती है। क्योंकि मुख्य पूरे एग्जाम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछी गई थी उसमें एम्पलीफायर और सीआरओ से सवाल थे, डायोड से सवाल नहीं पूछा था, ट्रांजिस्टर से नहीं पूछा था, रेक्टिफायर से नहीं पूछा था। सामान्यतः जहां से पूछता है, एम्पलीफायर सामान्यतः आप नहीं पढ़ते, पूछा उसने वहां से है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पूछा था, ऐसा है मामला। इसलिए अपन को हर एक चैप्टर में पूरा का पूरा 100% एक ही चीज पे फोकस करना है कि अपना नंबर कटना नहीं चाहिए। मैं एक ही दिन ये लाइन हर बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ मैं, इसका जरूरी है। इस लाइन को आप अक्सर अक्सर पालन कर लोगे तो पेपर पास है। हो गया भाई? एक लाइन लिख लो भले आप, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। वैसे मैं नीचे बना दिया, इसे क्या पता चलता है? दीर्घ वृत्ताकार घेरे में लगाते हैं ना भाई, या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हैं? क्या ट्रेड में? एलपी? एलपी में? एलपी में इस ट्रेड का कितना कवर हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन का? आपको क्या लगता है, ईमानदारी से खुद से मन से बताओ। नहीं नहीं, वो समझ गया, वो कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ
कि भाई एएलपी का कितना कवर हो जाएगा यदि आप टेक्निकल हेल्पर में इलेक्ट्रीशियन पढ़ते हो, तो आपको क्या लगता है वो बता दो पहले। पहली बार नहीं है, पढ़ो भले पहली बार, लेकिन कुछ ना कुछ लगा है। वो कितना है, मैं आंसर तो दूंगा आपको, लेकिन आप अपना वाला बताओ आंकड़ा, क्या लगता है कितना कवर हो जाएगा। हाँ, किस में? आपको ये लगता है कि हम टेक्निकल हेल्पर में हो सकता है एक दो चैप्टर कम कराएं, एएलपी में ज्यादा कराएं, ये आपको क्यों लग रहा है? नहीं मतलब कारण क्या है? ये लगने का कारण कुछ तो कारण होगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर टेक्निकल है जो नॉर्मल है, एएलपी में आपको मेरिट जाती है वहां टेक्निकल से। एएलपी में आपको कितना परसेंट लाने होते हैं? 35। और यहाँ सारी माथापोड़ ये कर रहे हैं कि 90-95 नंबर कैसे लाए 100 में से। अब बताओ क्या माथापोड़ी चल रही है कि 90-95 कैसे लाए, और उधर लाना कितना है 35%। आपको लगता है हम कोई पॉइंट छोड़ेंगे, छोड़ना चाहेंगे? शक है? बढ़िया, फिर क्या कर सकते हैं? हैं? नहीं नहीं, शक दूर नहीं हो सकता। जब अभी तक इसको ये नहीं पता चला आपको कि जहां पर एएलपी में 75 में से आपको 26.25 लाना है, टारगेट ये होता है, और 26.25 की जगह 40 ले ज्यादा से ज्यादा, बहुत बढ़िया नंबर होता है, शानदार नंबर होता है 40। तो टेक्नीशियन में आपको 90 प्लस तो लाना ही लाना है, और टारगेट हमारा 95 पे रहता है, ये है 100 में से। अब आपको लगता है कि हम टेक्निकल हेल्पर में कम पढ़ाएंगे, एएलपी में हम ज्यादा पढ़ाएंगे, तो फिर मैं आपको क्या दवाई दूं, मतलब क्या इलाज हो सकता है? हाँ भाई, सबसे पहला नाम आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। आप बाहर उनसे नोट्स मांग रहे थे, नोट्स देख रहे थे आप, मैं एक आपसे मेरा सवाल है, अरे सुन तो सही, अरे सुन तो सही, सुन तो सही। मैं ये पूछता हूँ कि भाई आप नोट्स दे के आपको पता क्या चलेगा, आपको तो वैसे भी टेक्निकल आती नहीं है। आप में से कोई भी आज आया है, वो पहले वाले के नोट्स दे के पता कैसे करेगा कि क्या छूट गया? आता तो आपको है नहीं ना। जैसे मान लो आज कोई पहली बार आया होगा क्लास में, वो कहेगा प्रतिरोध में क्या क्या पढ़ा दिखाना, आप उसने देखा, उसने खोला, उसको क्या पता चलेगा क्या छूट गया है? चल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो इसीलिए मैं तो ऐसा मैं सोच रहा था, मैंने कहा उसे पता क्या चलता है। मान लो मैं मुझे मार्केटिंग वाला या मैनेजमेंट वाले कोर्स नहीं आते, एमबीए वाले, और मैं एमबीए वालों को नोट्स दिखाना, मैं देखता हूँ इस चैप्टर में क्या छूटा, मुझे क्या पता क्या पूरा पूरा पढ़ा एक छूटा, मुझे कुछ भी आइडिया लगेगा? मैं केवल गिन सकता हूँ पेज कितने भरे। इसके अलावा तो गुंजाइश ही नहीं होती है। खोज किसने की है भाई? जे जे थॉमसन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खोज किसने की है? जे जे थॉमसन है। ओके। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे जे थॉमसन ने कर दी। इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण है कि ऋणावेशित कण है? ऋणावेशित कण है। साइंस में कोई भी सवाल आपसे टफ नहीं पूछा था। जो 5 सवाल पूछे थे, पांचों इजी में थे। एक दो थे, एक या दो थे बायोलॉजी के, एक का थे फिजिक्स का, एक दो केमिस्ट्री का था। 2 सवाल थे बायोलॉजी, ज्यादा भी यही है। ज्यादा में भी तो आंकड़ा इतना ही आता है। 5 तो सवाल थे अपने पास। एक तो आगे था वेव शेपिंग वाला फिजिक्स का, और 2 आगे थे इसके केमिस्ट्री से रिलेटेड। खोज अपन को क्या है कि मामला ऐसा है कि अपन को ज्यादा वो दिखता है जो अपन को नहीं आता है, प्रकृति है। क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री में सवाल आए थे वो एक था बंध का सवाल और एक था विन्यास का सवाल, वो इधर भी नाम तो आता ही है? हाँ, वही तो लगता है। जैसे आपके सामने आएंगे, आपको न्यूमेरिकल आते हैं, परीक्षा में न्यूमेरिकल आए तो आपको लगेंगे न्यूमेरिकल कम ही पूछे, ज्यादा नहीं पूछे। आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, उतने न्यूमेरिकल पूछे, आप कहोगे बार बार न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ये फैक्ट यही होता है, वही दिखता है, वही चीज दिखती है, वही चुप करती है। और न्यूमेरिकल आए थे कि नहीं थे? अच्छा, इससे पिछली बार जो 2018 में एग्जाम हुआ, तो ऐसी थ्योरी के सवाल हर शिफ्ट में 5-5 पूछे थे, 5-5 6 2018 में। 2022 में 1 या 2 सवाल पूछे, जो कि ऐसी थ्योरी पढ़ने में भी जोर आता है, ज्यादा टाइम भी लगाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसका आवेश का मान कितना है,
ऋणावेश तो आपने कह दिया, तो -1.602 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो खोज किसने की है? जे जे थॉमसन ने। कण कैसा है? ऋणावेशित। आवेश का मान कितना है? 1.602 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, आप बताओ कि इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान दो ना आंकड़े हैं, एक तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और एक होता है हमारे पास 0.00054 AMU। अब सवाल आता है AMU क्या होता है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ओके। ये हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा। इलेक्ट्रॉन के बाद में दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई? प्रोटॉन। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन है P। अब प्रोटॉन के बारे में जैसे ही चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि खोज किसने की है। तो प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की है, लेकिन नामकरण किसने किया है? रदरफोर्ड ने। अब आपके ऑप्शन में या तो गोल्डस्टीन आएगा या रदरफोर्ड आएगा, जो आएगा वो उत्तर है। दोनों आ जाए और खोज पूछे तो गोल्डस्टीन करना है, वैसे होगा नहीं, दोनों देते नहीं है, दोनों में से एक देते वो। ठीक है, ये हमारे पास धनावेशित कण है कि ऋणावेशित कण है भाई? धनावेशित। ठीक है, ये धनावेशित कण है तो इसका आवेश का मान कितना है? 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो आप कहेंगे भाई मान तो वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल ये माइनस का है, ये किस में रह जाता है? प्लस में। इसका द्रव्यमान कितना है? 1.673 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ये तुम्हारे पास है प्रोटॉन का। प्रोटॉन के बाद में अगला आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। ओके, न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। अब आता है न्यूट्रॉन हमारे पास धनावेशित है, ऋणावेशित, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या हो गया? आवेशहीन। इसका मतलब इसके आवेश का कोई मान है ही नहीं। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है भाई? द्रव्यमान होता है 1.676 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, 1.676 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब ये इसका न्यूट्रॉन का है। अब आपको पूछे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुणा है? 1840। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि हमें द्रव्यमान का क्रम पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन होता है? अणु। द्रव्यमान का क्रम पूछा जाए तो द्रव्यमान के अंदर ऐसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? अणु। अणु से छोटा कौन होता है? परमाणु। परमाणु के अंदर जाओगे तो छोटा कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से छोटा प्रोटॉन। प्रोटॉन से छोटा इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मान लगभग बराबर होता है, कोई ऐसे फर्क नहीं है, केवल पॉइंट का थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी फर्क नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन बड़ा होता है। परंतु यदि मैं पूछूं परमाणु में सबसे बड़ा कौन है,
तो आप मुझे क्या आंसर बताओगे? न्यूट्रॉन। परमाणु परमाणु में कौन सा कण का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, क्या बताओगे? न्यूट्रॉन का। फिर परमाणु का नहीं बताओगे, किसका बताओगे? न्यूट्रॉन का। ये मामला, करो नोट। तो आप तो किसी बैच में आते थे ना, पढ़ते थे नहीं? हाँ, एलपी में पढ़ते थे। तो एलपी वाला तो कोर्स चल रहा, अभी तेरा पूरा थोड़ी हो गया। अच्छा, हो गया क्या? तुम्हारा 6 नंबर हॉल में अभी क्लास नहीं चल रही थी क्या? पहले चलती थी? ओके। हम लोग को नोट्स व्हाट्सएप पर मिलने चाहिए, जिससे हम लोग निकाल सकें। व्हाट्सएप पर मिलेगा तो आप कुछ नहीं निकाल सकते। आप तभी निकाल सकते हो जब आप खुद लिखेंगे। नोट्स हमेशा खुद के लिखे हुए होने चाहिए, और जितने भी पहले पढ़े हुए हैं उनसे भी पूछो। तो खुद के लिखे हुए नोट्स ही रिवीजन में काम आते हैं, किसी और के नोट्स कोई काम नहीं आते हैं। नहीं तो मैं इतना क्यों लिखा था? मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड में सब अलग अलग क्लास पढ़े, सब लिखा हुआ पड़ा है। लिखने का, समझने का साथ का साथ मैं तो नहीं होता, तो मैं तो सीधा बोर्ड में लाता कि देखो ये बता देता लाइन। हो गया अभी? ओके, लिख लिया? सभी करो भाई, जल्दी करो। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। और आवेश कण कैसा है? ऋणावेश। आवेश का मान 1.602 इंटू 10 की घात -19 गुना, लेकिन माइनस का निशान है। द्रव्यमान कितना? 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। बहुत छोटा द्रव्यमान है, इससे कम द्रव्यमान पॉसिबल भी नहीं है। और 0.00054 एमयू भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है एमयू। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड ने। आवेश कैसा है? धनावेश। वैल्यू क्या है? उतनी बराबर ही है। द्रव्यमान है जो न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम है, या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक है। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना है? 1840। अब आपको ऑप्शन में 1840 नहीं दे के वो 1837 भी दे सकता है, और 1845 भी दे सकता है। दोनों ही होता है मामले पे। ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला है हमारे पास, कोई भी परमाणु है तो परमाणु में जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या है, उतनी संख्या किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है भाई? तो प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो बताओ जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश हुआ कि नहीं हुआ? भाई प्रोटॉन में आवेश और इलेक्ट्रॉन आवेश का मान तो बराबर है। ये किस में है? माइनस में। ये क्या है? प्लस में। दोनों की संख्या बराबर है। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉन है, तो आवेश तो कैंसिल हो गए। और न्यूट्रॉन में आवेश कितना होता है? कुछ होता ही नहीं, जीरो। तो कुल मिला के परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। परमाणु विद्युत रूप से कैसे होता है? उदासीन। परमाणु विद्युत रूप से कैसे होता है? तो आप कहेंगे परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। दूसरा, कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इनकी तो संख्या निश्चित है। संख्या निश्चित किसकी नहीं है? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कम भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं 6C12 भी होता है, और कार्बन का 6C14 भी होता है। दोनों ही होते हैं, दोनों ही कार्बन के अप्रूव है। इसका मतलब है कि इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं? 6, क्योंकि वो तो परमाणु क्रमांक से निर्धारित है, वो तो बराबर ही होंगे, वो तो चेंज होंगे नहीं। लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है यहाँ पर। तो योग 12 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना है? 6, और यहाँ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 8। चलो, आपको ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, एक आपका खुद का एग्जांपल दे देता हूं। 92 यूरेनियम 235 नाम सुना? हाँ, 92 यूरेनियम 238 नाम सुना? फर्क किसका है? न्यूट्रॉन का। इसमें न्यूट्रॉन 3 कम है, इसमें न्यूट्रॉन 3 क्या है? ज्यादा। तो न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित होती है क्या? नहीं। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? निश्चित। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं है। इस यूरेनियम के अंदर भी आपके पास प्रोटॉन की संख्या निश्चित है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित है नहीं।
न्यूट्रॉन अनिश्चित कण है। न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, एक आता है हमारे पास परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नहीं नहीं, प्लस कुछ नहीं होता, प्रोटॉन की संख्या होती है। हाँ, परमाणु क्रमांक है। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये हमारे पास क्या होता है भाई? परमाणु भार। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है? प्रोटॉन का भार। अब वैसे इस भार की एक और डेफिनेशन भी है, तत्व का द्रव्यमान एवं कार्बन के 12वें भाग का अनुपात। ये भी हमारे पास परमाणु भार कहलाता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है हमारे पास? परमाणु भार। जैसे मान लो आप लिखो कुछ मत, आप देखो ध्यान से। मैंने लिखा यूरेनियम 92 लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा 235। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब पहले बात है कि ऊपर 92 है ना, वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉन की संख्या ही होती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो आपको ये मैं पूछूं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 92। ठीक है। और जो 235 है वो क्या है? परमाणु भार। परमाणु भार क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बताइए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 235। तो आप बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? तो 235 में से 92 घटाओगे, घटाओगे तो कितना आएगा? 143 आएगा क्या? चेक करो, यही आ रहा है नहीं आ रहा? यही आ रहा है। जैसे ही मैंने ये चेंज कर दिया 92 यूरेनियम 238। अब यहाँ ये करते हैं, प्रोटॉन की संख्या तो 92 ही है, 92 ही है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए भाई? 238। इसका मतलब ये हुआ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 146। घटा लो, कितना आएगा? 146। अब न्यूट्रॉन की संख्या निश्चित है क्या? नहीं। इसमें 143 है, इसमें 146 है, तो न्यूट्रॉन कौन सा कण है? जबकि प्रोटॉन क्या है? निश्चित। करो नोट। बारहवें भाग का अनुपात। ये कहना चाहता है कि कोई भी तत्व लिया, उस तत्व का द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा कार्बन का 12वें भाग का अनुपात। कार्बन का 12वां भाग क्या होता है? कार्बन इंटू 1/12। किसी का 12वां भाग का मतलब क्या होगा? उसके 12 टुकड़े करो, 12 टुकड़े में से कौन सा टुकड़ा चाहिए? एक। 12वां भाग का मतलब यही है, तो सी इंटू 1/12। तो ये इसका अनुपातित हुआ, यही परमाणु भार कहलाता है।
लिख लिया भाई। आज हम जहां तक पढ़ेंगे वहीं तक आपको संडे के टेस्ट में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कैपेसिटर कल शुरू होगा, तो वो संडे के टेस्ट में नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा जो आज पढ़ेंगे। और लिख रहे हो क्या? है ना ना ना, इस वीक का मतलब हमने पहले टेस्ट कहाँ तक ले लिया? प्रतिरोध तक लिया ना। प्रतिरोध तक तो सब कुछ हो गया। डीसी थ्योरी से शुरू होगा। डीसी थ्योरी, प्रारंभिक विद्युत टेस्ट में कौन, वो आज हो जाएगी ना इसमें, वो नहीं रहा, उसको मैंने स्थिर विद्युत के साथ ले लिया। वो कैसे रहेगा? नहीं तो ये मैं अभी 2 घंटे में क्या करता। तभी तो मैंने कहा तो टप भाग है वो वही है। बाकी उसमें टफ है ही नहीं। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लिया भाई। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है भाई? 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 2n²। यही होती है, ठीक है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। जहां n क्या होता है भाई? कक्षा क्रमांक। n होता है कक्षा क्रमांक। मैं आपको चीजें चेक कराता हूं, ध्यान से देखो। जैसे n बराबर 1 है तो कक्षा कौन सी है? k बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? तो बताओ पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, ठीक है। जैसे n बराबर 2 लिखोगे तो कक्षा कौन सी आ जाएगी? l। तो 2 गुणा n की जगह क्या लिख दिया? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। n बराबर यदि आप 3 करते हो तो कक्षा कौन सी आ जाएगी? अगली m हो जाएगी। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। अगले n बराबर यदि आप 4 करते हैं तो हमारे पास क्या जाए? KLMN। 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। ये किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीसरे में 18 होनी जरूरी है, 8 पर भी चौथी कक्षा में जा सकता है। किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। किसको? कोई भी कक्षा जितनी भी दूर होती है तो कक्षा को तोड़ा ही नहीं जाता है। कक्षा टूटने की चीज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा कभी नहीं टूटती है। टूटता कौन है ये बताओ? नहीं टूटता इलेक्ट्रॉन, टूटता नाभिक है। तभी न्यूट्रॉन नए नए बनते हैं। परमाणु विस्फोट होता है तो नाभिक के विखंडन होता है। और यहाँ फिर जो ऊर्जा मिलती है नाभिक के संलयन से मिलती है। जैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसे होगी? नाभिक के संलयन से। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्या होगा? नाभिक के विखंडन। इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टूटता। इलेक्ट्रॉन की कक्षा भी नहीं टूटती। तोड़ना किसको है? नाभिक को। ऊर्जा किसमें होती है? नाभिक में। आपने कभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन का विखंडन, इलेक्ट्रॉन का संलयन? कभी नहीं पढ़ा। नाभिक का न्यूट्रॉन में होगा। ये न्यूट्रॉन के कारण होता है, नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन। इसको तोड़ेंगे थोड़ी ना, मुक्त ऐसे ही कर देंगे अभी। अब वो तो अभी बताऊंगा ना आगे, तुरंत ही। कंडक्टर में अभी और क्या चलाएंगे हैं? ऊर्जा जो प्राप्त होती है तोड़ने के लिए, ऊर्जा का तो सवाल था ना। ऊर्जा ऐसे नहीं, ऊर्जा होती है विखंडन और संलयन से। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, नाभिक के कौन सी विधि है? नाभिक के संलयन। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन सी विधि है? नाभिक के विखंडन। परमाणु विस्फोट होता है कौन सा? नाभिक के विखंडन। ऐसे नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन दोनों से ऊर्जा होती है। परमाणु विस्फोट होता है ना, तो वो क्या होता है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं कहते हैं 3 जोड़ो, तुम्हारा लक्ष्य है जाके 3 जोड़ना है आज।
मैं कल कल कोई मैं वीडियो देख रहा था कि अपना लक्ष्य है दिन में सुबह उठे 3 को जोड़ना है, 3 लोगों को इन्वेस्ट करना, उसके बाद घर आके सो जाना। आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास वेटिंग है, आप उसको कहोगे तेरे पास टाइम है, इधर आ तुझे समझाता हूँ। वो ऐसे ही एग्जाम्पल दे के कह रहा था। तो नीचे लोग कमेंट करें, हमारा एक ही लक्ष्य है कि 3 लोग किसी के नहीं जुड़ने चाहिए। जो 3 लोग जुड़ने वाले वही नाभिक में चलता है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन वापस कितने न्यूट्रॉन बंटेगा 3 में, वापस कितने न्यूट्रॉन में बंटेगा 3 में, और वापस कितने में बंटेगा बताओ कितने, ऐसे क्या होगा कि नहीं होगा, ये विखंडन होता है। तभी तो विखंडन है ये कि भाई एक के नीचे 3 उसके वापस 3 उसके वापस 3, तो कितने विखंडन होगा। नाभिक से नाभिक, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन बहुत सारे निकलते जाते हैं और आगे से आगे निकलते हैं। नहीं तो आप सोचो जो परमाणु बम गिराए जा रहे हैं, परमाणु बम तो छोटा सा है, इतना सा है, आप हाथ में पकड़ दो इतना सा है, लेकिन वो पूरा शहर को जला देता है। तो ताकत किसमें है, न्यूट्रॉन में। वो क्या है कि मल्टीपल करता जाता है, और मल्टीपल करता जाओगे तो उनका लक्ष्य नेटवर्क मार्केटिंग वाला पूरी दुनिया को जोड़ना है। नागासाकी अभी कहां गिरे, 1946 में गिरा। हाँ, वो देखो ऐसा है कि नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। जापान भी शक्तिशाली देश था, जापान ने अमेरिका को तहस नहस किया था काफी सारा, ठीक है। तो अमेरिका ने कहा यार सबक सिखाना पड़ेगा, कोई अमेरिका की तरफ आंख उठा कर नहीं देखे। तो पहली बार अमेरिका ने परमाणु हथियार का प्रयोग किया। उनका टारगेट था कि टोक्यो पे गिराया जाए, तो उन्होंने भेजा। तो पहला मान लो हिरोशिमा पे गिरा होगा, फिर उन्होंने कहा दूसरा भेजा, तो दूसरा नागासाकी पे गिरा, तीसरा वो भेजने की तैयारी कर रहे थे, इतने में जापान ने सरेंडर कर दिया कि भाई बैठ के बात कर लेते हैं, क्यों तुम गिरा रहे हो। यही तो मामला हुआ था। वो तीसरे की भी तो तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद में जब ये पूरा हो गया, युद्ध युद्ध खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, खत्म होने के बाद पता किया कि यार वो गिराना तो वहां था, ये गिरा वहां क्यों नहीं, यहाँ क्यों गिरा। तो पता चला इसमें गर्म हवाओं की खोज हुई थी। गर्म हवाएं होती है ना ऊपर, जिसके कारण उसके डीजल की फ्यूल कैपेसिटी वगैरह में कुछ परिवर्तन हुआ था गर्म हवाओं का, तो उसकी भी खोज हुई थी। और जापान ने सरेंडर किया था, तो अमेरिका ने कहा कि देख आज से तू मेरा चला है, तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। यदि तेरी तेरी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो कह देना कि अमेरिका है मेरे साथ, और अमेरिका की जिम्मेदारी है कि तेरी तरफ कोई आंख भी उठाएगा तो उसको मार देंगे, लड़ाई कर लेंगे, हम भेजेंगे फौजी। तू एक काम कर, सेना रखी मत। उसने कहा सेना तो रखनी पड़ेगी, मेरे इतने पड़ोसी देश है। उसने कहा नहीं, संधि यही है। तो लास्ट में संधि क्या हुई, यही तो संधि है कि जापान सेना नहीं रख सकता। जापान की सेना है क्या, है ही नहीं। सेना किसकी है, अमेरिका के पास। यदि जापान के साथ कोई भी लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, लड़ेगा कौन, अमेरिका। संधि है ये, अमेरिका को आके लड़ना पड़ेगा। तो जापान को कहा तू कर टेक्नोलॉजी पर काम, तो जापान ने टेक्नोलॉजी पर काम किया। तो आप आगे पढ़ते हो टेक्निकल में 5S कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते हैं। 5S, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये कहां से, जापानीज। क्योंकि वहां के जो सूबेदार थे, मेजर थे, ब्रिगेडियर थे, तो फौज तो खत्म हो गई, उनका करें क्या, फौजी थे। तो उन्होंने कहा भाई इसी प्रकार से एक डिसिप्लिन से कोई काम करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो उन्होंने ये काम किया, जिसके कारण ये प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी। तो जापान का ही मामला है। कोई भी देश आगे बढ़ता तो देश के कारण होते हैं ना कुछ। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल है, एक जैसे मान लो आपके पास स्टील है, स्टील से आपने सुई बनाई, तो कपड़े सिलने वाली सुई होती है, सुई बनाई। और आपने मान लो एक कितनी स्टील लगेगा, थोड़ा ही लगेगा। आपने मान लो 20 लाख सुइयां बनाई, एक सुई 1 रुपए की मिलती है, मतलब जो बनी 1 रुपए की बनी, एक सुई 1 रुपए की। 20 लाख सुई कितने रुपए की, 20 लाख। मशीन है, फटाफट फटाफट से बनाती जा रही है। तो 20 लाख सुई को रखोगे तो स्टील तो काफी सारा हो गया, होगा नहीं हुआ। उसी स्टील को यूज करता है रूस, फ्रांस, अमेरिका हथियार बनाने में। उस स्टील के साथ क्या मिला था, मैग्नेटिक गुण मिला था, मजबूत करता है उसको बहुत ज्यादा। कार्बन के गुण मिलाता है, मजबूत करता है, फिर क्या बनाता है, हथियार। फिर आप एक राफेल खरीदते हो तो वो आता है 15,000 करोड़ के, 16,000 करोड़ के। फिर आप S-1400 खरीदते हो, S-400, तो वो आपके पास आता है 40,000 करोड़ का। तो एक वो ऐसे गन बनाते हैं, मान लो उससे पूरा तो नहीं बनेगा, मान ले तो एक गन बनाई बड़ी सी, एक गन बनाई, वो गन भी कम से कम 1 करोड़ बिकेगी। तो फायदे में कौन रहा, अमेरिका। उसने क्या बनाया, हथियार। भारत क्या बना रहा है, सुई। हथियार भारत बनाता नहीं ना, बहुत कम बनाता है, जबकि भारत के पास सब है। भारत इसलिए भी नहीं बनाता, 2-3 कारण है, बनाता तो है आजकल, कुछ कुछ शुरू किए। HAL जो हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दुनिया की 4थी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी हम राफेल कहां से खरीदते हैं, बाहर से। क्योंकि हमने यहाँ पर रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देते नहीं, और बिना रिसर्च कोई चीज नहीं बन नहीं सकती। DRDO को हमने पैसे दिए थे, तो हम मिसाइलें बना रहे हैं बड़ा बराबर, मिसाइल अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं कुछ जगहों पर। तो धीरे धीरे मामला होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन दुनिया में वही देश आगे बढ़ता है जो क्या करता है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करेगा तो पैसा बाहर जाएगा,
एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर का पैसा अंदर आएगा। यही फर्क है, इतना ही फर्क होता है। आपको किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण करते हैं। एक होता है 1 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है तांबा, 1 घन सेंटीमीटर तांबा में तांबा होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए भाई? हैं? इलेक्ट्रॉन की तापीय गति होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। एक परमाणु नहीं, एक मोल अणु बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, ये मुक्त नहीं 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 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो बहुत सारा 10⁻22 आएगा। मैं तो आगे वाली संख्या भूल गया, ये घात मुझे याद है इसकी। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा कॉपर का टुकड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये तो कह रहा है। 1 घन सेंटीमीटर का मतलब तो ये हुआ 6 × 10⁻, होना चाहिए, बाकी देख लेंगे अभी, ठीक है ना? है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन है। छह नहीं, 8.5 है, ये वैल्यू चेंज है, 8.5 है। कल मैंने वो प्रतिरोध के आंसर की सही अपडेट कर दी थी भाई, आपने देखा होगा 4 सवाल है जो चेंज हुए थे, 4 का आंसर चेंज हुए थे, बाकी तो सब सही थे। रैंक बढ़ गई 4 के चेंज हुए थे। लिख लिया भाई? कौन? अशोक सर ने हिस्ट्री पढ़ानी बंद कर दी। अंकित सर ने कराई है तो अंकित सर वाली बनाई डाल सकते हैं, बाकी अशोक सर ने हिस्ट्री पढ़ानी बंद कर दी। बंद करने का उन्होंने मुझे कारण बताया था कि आरपीसी ने जो सवाल पूछे पता नहीं हिस्ट्री के टेढ़े मेढ़े बहुत ज्यादा पूछ लिए हैं। ओल्ड वाली अपडेट नहीं हुई क्या? तो हो जाएगी, फिर आज हो जाएगी। पहले पहले उन्होंने पढ़ा लेकिन वो अपडेट हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं है, है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपडेट हो जाएगी, वो तो आज ही वो करवा देंगे, आज कल ही कर देनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हुई है। ये बात तो कल या परसों की थी हमारे, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, वो अशोक सर उसमें जो आपके 4th ग्रेड का कह रहे हो उसमें वो लाइव नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया हिस्ट्री। हाँ तो ओल्ड वाले डाल दें। उन्होंने कहा कि सर मेरे 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्यादा हैवी हो गए क्योंकि आजकल सवाल आ रहे हैं डिटेल में, तो मैं पढ़ूंगा 2 ही सब्जेक्ट। मैंने कहा 2 पढ़ा दो भाई, अब उसमें मैं तो क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं है? हाँ वही उनका ही था ये, तो अपनी तरफ से दिक्कत है ही नहीं ना उसमें। ओके, अगला देखो, हमारे पास पदार्थ में चालकता के बारे में देखें ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम चालक कौन सा है कुचालक कौन सा है उसके बारे में देखते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। 3 प्रकार से। पहला हमारे पास पदार्थ होता है चालक। चालक वो होता है जिसमें क्या होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 1 2 या 3।
बाह्य कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक वो होता है जिसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और कुचालक हमारे पास वो है जिसका बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास आते हैं, जैसे आप देखो एक है एल्यूमिनियम लिखा मैंने, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, एक बार देख लो बाद में आप लिख लेना। तो परमाणु क्रमांक 13, तो पहली कक्षा में तो ये अधिकतम कितना था 2, दूसरे में 8, 8 2 कितना हो गया 10, पीछे कितने बचे 3, तो हमारे पास कितना हो गया 13। इसी प्रकार कॉपर होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 29 होता है। तो इसके पहली कक्षा में कितना आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 8, तीसरे में आएंगे 18, 18 और ये 10 कितना 28 हो गए, 29 हो गए। बाह्य कक्षा में कितना है 1, तो बताइए बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसमें बाह्य कक्षा में कितने हैं 3। इसी प्रकार आपके पास है Ag 47 है ना, Ag 47 है। तो इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 18, 18 18 36, 36 और 10 46, पीछे कितना बचा है भाई 1। ठीक है, आगे आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन होता है तो कितना होगा भाई, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 2 10 और तीसरे में कितने बचेंगे 4। और जर्मेनियम में कितना होता है परमाणु क्रमांक 32, 32 होता है पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 18 और 10 28, पीछे कितने बच गए 4। ठीक है, और इसी हिसाब से एक मैं लिख देता हूं, इसको निकालना नहीं है। Au, Au होता है सोना, ये 79 होता है, और यूरेनियम होता है 92, कार्बन होता है 6, 2 और 4। ठीक है, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सवाल हो जाता है, कर लो नोट। कल वाला पेपर है क्या किसी के पास, देना। एक बच्चा कह रहा है अवाग्रादो संख्या क्या है, इसी को अवाग्रादो संख्या कहते हैं भाई। जो 6.0 लिखा ना, इसी को लिख दो अवाग्रादो संख्या। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 सही है, तुम्हारा आंसर आ रहा है ए, लेकिन सही उत्तर है बी। ठीक है भाई, जिसका ऑनलाइन वाला प्रदीप है कौन है जो भी, 23 कईयों के गड़बड़ हुआ है। आपका आया था ए, लेकिन उत्तर है बी, क्योंकि उसमें पूछा था मान न्यूनतम क्या होगा, तो माइनस का 10% करना था, जो वैल्यू आई थी उसमें 10% घटाना है। क्यों मान नहीं पूछा, न्यूनतम मान पूछा, और अधिकतम पूछते 10% जोड़ते। ये भी तो मैंने कराया था, न्यूनतम अधिकतम भी तो उसमें, इसमें न्यूनतम मान पूछा था। अच्छा सवाल था वो। है हाँ, देखो कि एजी में पहली कक्षा में कितना आएंगे 2, दूसरे में कितना आएंगे 8, तीसरी कक्षा में इसमें 18 आएंगे, और चौथी में भी 18 आएंगे। 8 के बाद कभी भी नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं, ये 18 के बाद में नई कक्षा का निर्माण कर रहा है। तो फिर अगली कक्षा में कितना है 1, और जिसमें अगली कक्षा में लास्ट कक्षा में 1 2 या 3 आते हैं क्या होते हैं चालक। तो हमारे पास ये क्या है चालक एजी, एजी कौन होता है चांदी। तो ये है, अब देखो 18 18 36, 36 46, ये कितना हो गया 47, ये होता है। ये फिक्स होता है भाई, वो तो क्या है, इसमें भी बहुत डिटेल होती है, 2p2 2s2 d2 d3। अपन तो सीधा शॉर्ट में इतना सा मामला देखते हैं, विन्यास होता है क्या, पीर एस डीर वो चलता है ना भाई। हाँ
जर्मेनियम, JE, GE है, JE नहीं, GE। अल्फा कण होते हैं जो धनावेश होते हैं, इनका मान प्रोटॉन से 2 गुना। अल्फा कण क्या है भाई? धनावेश। इनका मान क्या है? प्रोटॉन से 2 गुना। है यूरेनियम, यूरेनियम। एक और लिख दो। प्रोटॉन के एक प्रोटॉन के दूसरा प्रोटॉन नजदीक आता है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। एक प्रोटॉन के नजदीक दूसरा प्रोटॉन आने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रोटॉन की खुद की क्या धारा होती है? कोई धारा नहीं होती। प्रोटॉन की धारा कैसे होगी? कौन सी? प्रोटॉन कैथोड किरणें क्यों देगा? कैथोड किरणें देते, कैथोड किरणें निकलती इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन तो स्वर्ण पट्टिका पर गोल्डस्टीन ने गिराए थे, जिसके कारण प्रोटॉन की खोज की थी, तो पता चला धनावेशित कण है। कैथोड किरणें जो निकलती है वो सीआरओ में निकलती है, वो हमारे पास किसके कारण निकलती है? कैथोड के कारण। और कैथोड किरणें कैथोड कारण निकलेगी, कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। कैथोड हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। कोई भी टर्मिनल जो हीट प्रोड्यूस करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, वो क्या उत्सर्जित करेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या उत्सर्जित करेगा? इलेक्ट्रॉन। ये लिख लो भले। एक और, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है सतह से, इसे इलेक्ट्रॉन का विमोचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का विमोचन। सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। लिख लिया भाई? ठीक है। अब होता है हमारे पास अवोगाद्रो संख्या। एक बच्चे का सवाल यही था कि अवोगाद्रो संख्या क्या है, तो यही है जो हमने लिखा, यही क्या है? अवोगाद्रो संख्या। ओके। अब हमारे पास एक और है, एक होता है धात्विक बंध। कौन सा बंध है भाई? धात्विक बंध। ठीक है। दूसरा होता है सह संयोजक बंध। मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और ये होता है तीसरा आयनिक बंध। ठीक है। ये दो धातुओं के मध्य लगता है। सह संयोजी बंध होता है, ये हमारे पास होता है दो अधातुओं के मध्य। अर्धचालकों में लगता है। ये लगता है धातु व अधातु के मध्य। ये सबसे मजबूत होता है, सबसे कमजोर होता है, ये मध्यम होता है।
तीन प्रकार के बंध होते हैं, धात्विक बंध, सहसंयोजिक बंध और आयनिक बंध। सवाल एक सिंपल सा पूछा गया था, आप कोई मशीन के हाथ लगा रहे हो, बॉडी पर करंट आ रहा है, आप क्या करोगे? तो आप कहेंगे भाई बॉडी को अर्थिंग कर देंगे, सिंपल ही है। तो यदि मान लो स्थितिक कारण आ रहा है, स्थितिक प्रभाव आ रहा है, तो भी क्या कर दोगे? अर्थिंग कर दोगे। यदि किसी भी मशीनरी के बॉडी पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा, चाहे स्थिर वैद्युतिक प्रभाव हो चाहे गतिक वैद्युतिक प्रभाव हो, कुछ भी आभास हो रहा है, तो आप क्या कर दोगे? अर्थिंग कर दोगे। जैसे मान लो कि ये दरवाजा है एक सिंपल, और मैं सर्दियों में जब इसको हाथ लगाता हूँ मेरा झटका आता है, तो ये तो स्थितिक विद्युत प्रभाव है, गतिक थोड़ी ना, इसमें तो तार जोड़ा हुआ ही नहीं है, लेकिन मेरा झटका आता है। अब मैं मुझे हर दिन खोलना भी पड़ता है और हाथ लगा मेरा झटका आता है, तो प्रभाव है कौन सा? स्थितिक। अब इसको कम करने, खत्म करने के लिए मेरे पास तरीका क्या? अर्थिंग कर दो। और मेरे पास तरीका क्या है? इसको क्या कर दो? अर्थिंग कर दो। यानी इसके अंदर जो आवेश है वो कहां चले जाएंगे? जमीन में। अब मैं हाथ लगाऊंगा, झटका है नहीं आएगा। जैसे धातु वाले में आता ना, इस प्रकार का प्रभाव आ जाता है, जो चालक होता है उसी में आता है झटका वाला, कुछ चालक में आता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपने लकड़ी का हाथ लगा अचानक से झटका, नहीं आएगा। लोहे में भी आएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोहे का दरवाजा है, आप हाथ लगाते हैं तो आपको झटका आ रहा है स्थिर वैद्युतिक प्रभाव के कारण, तो इसका निवारण क्या है? अर्थिंग कर दो। अब ये सवाल आपको हेल्पर में 2022 में पूछा था, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी विद्या थोड़ी लगानी है कि भाई कहीं लाइन तो लिखी नहीं। लाइन तो मैं अभी भी नहीं लिखा रहा हूँ, क्या लिखूंगा उसमें लाइन? स्थिर वैद्युतिक प्रभाव है और उसको खत्म करना, तो क्या करोगे? अर्थिंग। गतिक विद्युत प्रभाव, उसको खत्म करना, तो क्या करोगे? अर्थिंग। खत्म करने का तरीका तो ये होता है ना। ओके, अब हमारे पास कुछ शब्दावलियां हैं जो रह गई है, उन शब्दावलियों को एक एक हम करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली शब्दावली लिखो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहलाती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किससे कहते हैं? इकाई आवेश पर लगने वाला बल। ये होता है भाई E बराबर एफ बटा क्यू। अभी ध्यान से देखना, पहले बाद में नोट कर लेना। E बराबर एफ बटा क्यू। इसमें देखो, यदि आप Q का मान 1 करोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा भाई? F हो जाएगा। यदि Q का मान 1 करोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इकाई आवेश पर लगने वाला बल। इकाई आवेश पर लगने वाला बल हमारे पास क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इसका मात्रक क्या आएगा? तो यहाँ ऊपर तो आएगा न्यूटन, नीचे वाले से क्या बनेगा भाई? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। एक इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, जो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे पास राशि कौन सी है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये देखा था कि एक हमारे पास Q1 है, एक है Q2, बीच की दूरी क्या थी भाई? R। तो बताओ K बराबर क्या था? सॉरी F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास दो अलग अलग आवेश थे, Q1 Q2 लिखा। अब ये एक तो कह रहा है कि एक कूलाम है, तो एक आवेश क्या कहलाएगा? Q ही कहलाएगा ना। बीच की दूरी क्या है भाई? R। अब बताओ F बराबर क्या हो जाएगा भाई? K Q1 इंटू Q2। इन दोनों गुणा करोगे तो Q ही आया। अरे Q1 गुणा Q2 है, एक गुणा Q क्या आएगा? Q बटा क्या कर दिया? R स्क्वायर। बताओ गलत लिखा सही लिखा? सही है। और एक बात है, जब कूलाम का मान 1 हो जाए, कूलाम का मान 1 हो जाए तो हमारे पास E किसके बराबर होगा? तो यही E है। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? जब कूलाम का मान 1 हो जाए तो E किसके बराबर है? तो हमारे पास F बराबर ये है, तो यही E बराबर है। तो E भी क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात। कर लो नोट। है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रबलता, हाँ वो सेम ही है। प्रबलता सेम होती है, प्रवणता अलग है। प्रबलता सेम ही है।
लिख लिया भाई। लिख दे भाई। सही है। ओके, हमारे पास आगे एक ये भी लिख दो, नोट डाल के लिख लो। यह है अल्फा एवं बीटा, यह अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। यह अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है, परंतु गामा कण को विक्षेपित नहीं करता। यह अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है, परंतु गामा कण को विक्षेपित नहीं करता। ठीक है, हो गया मामला। अगला देखें। अगला भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये हेडिंग तो, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इंटेंशन अलग है। हेडिंग तो वही रहेगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब ये हमारे पास दूसरे तरीके से डेफिनेशन बता रहे हैं। ये उच्च विभव से किधर जाती है भाई? निम्न विभव की ओर। ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इकाई लंबाई पर विभव में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई लंबाई पर विभवांतर कह दो। जैसे इसको आप सिंपल भाषा में लिखोगे तो E बराबर dv बाई डी एल लिख दिया आपने। dv बाई डी टी नहीं है, इकाई लंबाई पर परिवर्तन है। यहाँ आप इसको क्या कहते हैं? E बराबर v बटा एल। तो बताइए मात्रक इसका क्या जाएगा भाई? वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। ये भी किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। न्यूटन प्रति कूलम भी किसका है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। वोल्ट प्रति मीटर भी किसका है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दोनों का ही मात्रक, मतलब दोनों ही मात्रक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ही है। तो आपको चाहे ऑप्शन में वोल्ट प्रति मीटर लिखे हैं या न्यूटन प्रति कूलम लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो गया भाई। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बाद में आता है एक विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं भाई? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इसकी दिशा क्या होती है? निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर। अभी तक जो सवाल पूछा गया उसमें एक ही बात पूछी गई है, ये राशि अदिश राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है। सदिश राशि जिसमें दिशा होती है, अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती। ओके, विभव प्रवणता बराबर होता है क्या है, बराबर माइनस विद्युत क्षेत्र तीव्रता। डायरेक्शन चेंज है ना भाई, केवल माइनस क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये हमारे पास विभव प्रवणता होती है। क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन उत्पन्न करता है, स्थिर चाल। ये क्या होती है, स्थिर चार्ज है ना। स्थिर चार्ज क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी उत्पन्न करते हैं। देखो कि हमारे पास दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है। जो हमने दूसरा प्रकार लिखा वोल्ट प्रति मीटर, तो गति पर आया। जो पहला जो हमने लिखा है कि हमारे पास इकाई आवेश पर लगने वाला बल है, तो नियम भी किसका है, कुलाम का। कुलाम के नियम से स्थिर विद्युत क्षेत्र आया कि नहीं आया। कुलाम का नियम किस पर कार्य करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र पर, और उसी से हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता आई नहीं आई, आई। तो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र पर कार्य कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। लेकिन ये हमारे पास गति विद्युत क्षेत्र पर काम करता है कि नहीं करता, करता है। ये तो दोनों भी करता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता है जो हमारे पास गतिक विद्युत में और स्थिर विद्युत में दोनों पर कार्य करती है। इसलिए हमने इस एक हेडिंग को 2 बार लिखा है, और उससे हमारे पास न्यूटन प्रति कुलाम आया, और इसे क्या है, वोल्ट प्रति मीटर है तो सेम ही ना। तो स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र पर कार्य करती है, तभी तो E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर आया। लिख लिया भाई, विभव प्रवणता बराबर माइनस विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सदिश होती है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। इसमें दिशा और इसकी दिशा दोनों उल्टी है, इसलिए निशान क्या आ गया, माइनस का। दोनों की दिशा आपस में क्या है, उल्टी। ये उच्च से निम्न है, ये निम्न से उच्च है। डायरेक्शन चेंज होने का निशान क्या है, माइनस का। राशि कौन सी, सदिश। सवाल पूछा हुआ नहीं है, सवाल जब पूछा था इनमें से कौन सी सदिश राशि अदिश राशि है, ऑप्शन में विभव प्रवणता आया था। बाकी विभव प्रवणता का सवाल नहीं आया कभी भी, ऑप्शन में विभव प्रवणता आया हुआ। तो हम पढ़ लेते हैं भाई आगे पीछे क्या होता है इसमें, मामला ये है। अगला है भाई, अब देखो कि आप एक बार लिखना मत, एक बार समझ लो। विभव विद्युत बल रेखा, हमारे पास एक आवेश है पॉजिटिव। पॉजिटिव आवेश है सदैव बल रेखाएं क्या निकलेगी भाई, बाहर। तो आप पहली लाइन तो ये समझे, धनावेश है बल रेखाएं बाहर निकलती है। यदि कोई एक ऋणावेश होगा तो उसमें बल रेखा क्या करेगी भाई, प्रवेश। तो आप क्या लिखेंगे, ऋणावेश से या ऋणावेश में बल रेखाएं प्रवेश करती है। एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। बल रेखाएं हमारे पास ऐसे ही चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या ये वापस प्लस माइनस से प्लस आ सकती है क्या, केवल प्लस है क्या जाएगी माइनस, केवल एक दिशा में जाती है। तो यह है काल्पनिक बल रेखा होती है। पहली बात तो ये बल रेखा किसी को दिखती है कि हम कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। चुंबकीय बल रेखा किसी को दिखी क्या, चुंबक से बाहर निकलती हुई चुंबक में प्रवेश करती हुई, तो वो भी कौन सी होती है, काल्पनिक। जो नहीं दिखती है लेकिन हम कहते हैं ये बल रेखा है, तो वो क्या होती है, काल्पनिक। तो ये काल्पनिक बल रेखाएं होती है जो
एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती है। यह बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है कि खुले वक्र का? खुला है, खुला वक्र का निर्माण करती है। अब खुला वक्र का मतलब क्या हुआ? हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है कि चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण है, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर है, तो पूरा घुमा कि नहीं घुमा? बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर, बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण उत्तर, तो ये पूरा बंद वक्र बनाया। लेकिन ये तो केवल प्लस से माइनस, माइनस वापस प्लस आएगी क्या? नहीं, तो कौन सा वक्र है? खुला। तो ये कौन सा वक्र निर्माण करती है? खुले वक्र। अब देखो, यदि हमारे पास आवेश का मान ज्यादा है तो बल रेखाएं भी क्या होगी भाई? ज्यादा। आवेश का मान ज्यादा होगा तो बल रेखाएं भी क्या होगी? ज्यादा। और आवेश का मान कम होगा तो बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? कम। बल रेखाओं की संख्या आवेश के मान पर निर्भर करती है। बल रेखाओं की संख्या आवेश के मान पर निर्भर। करो नोट, ये बल रेखाएं बना लेना जरूरी रूप से। ये कोई नहीं पूछते हैं, कोई परीक्षा वाला नहीं पूछता है। हेल्पर ने 2018 में पूछा, वापस उन्होंने भी नहीं पूछा है। हम्म, अब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता ना, वो बड़ा मामला अपना है। इसलिए नहीं, रियलिटी तो ये ना भाई, ये वैसे देखा जाए तो सिलेबस में थोड़ी ना होता है। इस आवेशित कण का पथ कैसा है? ये पथ कैसा घुमा? परवलय है कि सीधा रेखा भाई? परवलय। आवेशित कण का पथ कैसा है? परवलय। लिख ले भाई। नया एडिशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस किताब को छेड़ने का मतलब है 6 महीने का टाइम लगना। तो
अभी तो पॉसिबल नहीं रहता। वैसे इसमें तो हेल्पर के लास्ट वाला पेपर भी शामिल ही थे, 2022 वाले भी शामिल किए, 2023 में आई किताब ये। इसमें शामिल जो नहीं है वो है एएलपी का भी नए सवाल जो भी इस साल हुए हैं, और यूपीपीसीएल टीजी2 के सवाल जो 2023 में उसकी आंसर की आई थी। बाकी सब शामिल है इसके अंदर, ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है इसमें। पैसा कुछ बचा हुआ है ही नहीं जो शामिल नहीं हो। फिर छोटे मोटे पेपर तो चलते रहते हैं, एनसीएल, एनएफएल, वो तो चलते रहते हैं, इसरो। हाँ, अब देखो कि हमारे पास विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता है किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स जो होता है ये हमारे पास फाई बराबर होता है ई गुणा ए। तो मात्रक क्या आएगा भाई, ई का होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ए का होता है मीटर स्क्वायर एरिया है। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो मात्रक क्या निकला भाई, वोल्ट इंटू मीटर। आवेश से लंबवत यानी 90 डिग्री पर निकलने वाला फ्लक्स हमारे पास क्या कहलाता है भाई, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई गुणा ए। करो नोट। हेल्पर 2022 के पेपर सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, हेल्पर 2022 का पेपर बहुत आसान है, सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे, करवा दूंगा, वो ज्यादा टफ है ही नहीं। उसमें टोटली यदि आपको जोर आता है तो 20 सवालों में जोर आता है सवाल करने में। बाकी तो 80 सवालों में तो कोई जोर भी नहीं आता ज्यादा, जिसने भी पहले पढ़ रखा उसको जोर नहीं आता, 20 सवालों में जोर आता है। और बाकी जिसके कोई नंबर कटे हैं कोई एक्स्ट्रा, वो तो ज्यादा थोड़ा सवाल नहीं पढ़ने के कारण नंबर कटे हैं 5-5 6 ढंग से। सवाल के कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे हो, अब उसमें तो कौन हेल्प करे। 5-5 7 नंबर कटे उस चीज के हैं, इसलिए आपको रेगुलर में चैप्टर पूरा पढ़ना है, रेगुलर में टेस्ट देना है, ताकि आप समझ सको कि पर्सन क्या कह रहा है? हाँ वो हो जाता है ना ऑटोमेटिक। हाँ, वो लगातार टेस्ट देगा तो उसका टाइम मैनेजमेंट बैठ जाता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मेंस में नेगेटिव प्रीम नहीं है, नेगेटिव प्रीम नहीं है, नेगेटिव है मेंस में। हो गया भाई, है सूत्र होता है ये, लंबा लंबा इतना अपन क्यों करेंगे? किसका? नहीं वो समझाया था, लेकिन ये तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ जो संबंध है, ये तो संबंध हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये वैसे तो ऐसे होता है कि हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, कोई पृष्ठ पर हमारे पास जितना भी आवेश होगा उस आवेश से लंबवत बल रेखा निकलेगी। तो हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, एरिया कितना है, और उस एरिया से क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो ये आवेश से लंबवत 90 डिग्री पर निकलने वाला फ्लक्स, यही हमारे पास क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट होता है समविभव पृष्ठ है। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बता है, ई बराबर फाई अपॉन ए। ये चुंबकीय फ्लक्स कैसे हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। नहीं गलत तो क्यों, फ्लक्स पे आया पहले तो पहले फ्लक्स पे आया। चुंबक तूने पढ़ा कहाँ फॉर्मूला चुंबकीय फ्लक्स का, फाई बराबर बी अपॉन ए, वो भी गलत पढ़ा। बी बराबर फाई अपॉन ए है, वो भी चुंबक में है, ठीक है ना, ये मामला। तो इधर उधर क्यों है, ये वो कहते थे ना पहले, जो पहले ज्यादा पढ़ा हुआ भी दिक्कत कर रहा है। इधर उधर तुम जबरदस्ती लिंक कर रहा है, जबरदस्ती लिंक मत कर। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इस भाग के बारे में मैंने कल भी आराम से आपको बताया था कि जो मैं कल पढ़ाऊंगा टफ भाग है, परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, केवल 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रीशियन में है ही नहीं, ये 12वीं की क्लास के किताब से लिए हुए सवाल होते हैं, और ये 2018 में आए इसलिए हम पढ़ रहे हैं।
इसलिए बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ इसमें क्या करें, है कि नहीं है? ये तो हमने आपको कल ही कह दिया था पहले ही। लॉजिकली है कि भाई ये है क्या, क्या है, क्यों नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अपने क्या है, टारगेट होता है कि कोई सी भी चीज छोड़े नहीं, पूरा पढ़ लें। समविभव पृष्ठ। लिखना कोई मत, देख लो ध्यान से। समविभव पृष्ठ का मतलब इस पूरे पृष्ठ पर विभव क्या है, एक समान। विभव क्या है, एक समान। तो यहां पर यदि मुझे पूछें कि इसमें विभव का मान क्या है, तो मैं कहूंगा नियत है। नियत कह दूं या मैं क्या कह दूं, स्थिर कह दूं, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ये समविभव पृष्ठ है, विभव का मान नियत है, यहाँ क्या कह दो, स्थिर है। बाद में लिख लेना भाई, अभी मत लिखो, मैं कह दिया ना अभी। अब ये भी मान लो 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, दोनों के बीच अंतर कितना आएगा, 0। तो आप क्या कहेंगे, विभवांतर क्या होगा, बताओ भाई, विभवांतर बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब मुझे पहले बताओ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहते हैं, इकाई लंबाई पर वोल्टेज में परिवर्तन। बताओ, इकाई लंबाई पे जाओगे तो वोल्टेज में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, तो परिवर्तन भी क्या हो गया, 0। ठीक है। अब होता है हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, फ्लक्स का मान क्यों 0 आएगा, क्योंकि फ्लक्स फाई बराबर ई गुणा ए है, ई का मान क्या है, 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। हमारे पास आवेश का मान क्या है, 0। तो हमारे पास विभव नियत है, बाकी सभी के सभी हमारे पास क्या है, शून्य। किसमें, सम विभव पृष्ठ में। करो नोट, आराम से लिखो, एक एक चीज को वापस समझते समझते लिख लेना भाई। ठीक है भाई, यही कंडीशन और किसकी लागू होती है भाई, खोखला गोला के अंदर। ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास समविभव पृष्ठ की तरफ। अगला देखो, अगला क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डेफिनेशन पूछ के सवाल पूछा गया था, बताओ किसे कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। एक हमारे पास होता है धनावेश प्लस का क्यू,
एक होता है माइनस का क्यू। परिमाण का मान समान है, लेकिन आवेश क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है भाई, 2 है। बीच की दूरी क्या होती है, 2 है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन होती है समान परिमाण तथा विपरीत ध्रुव के आवेशों के बीच लगने वाला बल। क्या कहलाएगा, समान परिमाण है ना, ये 5 गुलाम का, ये भी कितने गुलाम का है, 5, लेकिन एक प्लस का तो दूसरा किसका है, माइनस का। यही था, समान परिमाण एवं विपरीत ध्रुव के आवेशों के बीच लगने वाला बल। बल कह दो या आघूर्ण बल कह दो, लगने वाला बल कह दो, ठीक है। तो हमारे पास F बराबर क्या हुआ भाई, Q गुणा 2 है। तो मात्रक क्या हो गया भाई, कूलाम इंटू मीटर। कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब इसमें पूछे दिशा कौन सी है, तो वो कहेगा भाई माइनस है प्लस की ओर है। दिशा किधर लगती है, माइनस है प्लस की ओर। करो नोट। अब ये दोनों, हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का, क्यों। तो इनके बीच बल लग रहा है ना, जोड़ने को किसने कहा, दोस्त विपरीत प्रकार का आवेश के बीच बल नहीं लगता है क्या। आपको कहीं झटके लगवाने की आवश्यकता है, जिस हिसाब से सुबह से चल रहे हो। सिंपल सिंपल आवेश को कैसे गड़बड़ कर दिया। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो हमारे पास एक आवेश का दूसरे आवेश पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो बल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बल के बारे में। तो बताओ एक का दूसरे पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। एक चुंबक का दूसरे चुंबक पर बल लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। एक पिंड का दूसरे पिंड पर बल लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। दो चुंबक है, एक का दूसरे पर बल लग रहा है, तो कुल हमारे पास चुंबक शून्य हुआ है, चुंबक का मान शून्य हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कुल आवेश शून्य क्यों होगा, कुल आवेश तो शून्य तब होगा जब मैं इसको कहूंगा जोड़ो तुम। तो एक प्लस का क्यू है, दूसरा माइनस का क्यू है, तब शून्य होगा। मेरे पास प्लस का अलग है, माइनस का अलग पड़ा नहीं रह सकता क्या, कार्य कर सकता है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में क्या होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ऋणावेश। अब कुल वो शून्य थोड़ी हो रहा है, शून्य तो परमाणु पूरे का परमाणु बारे में बात करें तो शून्य हुआ, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रहेगा माइनस, और प्रोटॉन तो धनावेश तो रहेगा धनावेश। लेकिन पूरे पर बात कर दोगे तो हो जाता है, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि हमने कल भी लिखा आवेश एक योज्य राशि। कौन सी राशि है, योज्य। ऐसे सीधा सीधा शून्य क्यों, बल तो लगेगा ना। तो इधर टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा, हुआ क्या तेरे। आज ये मुझे लग रहा तू कल आया था, 2 दिन हो गए, लेकिन उछाल आज मारा तूने। तो ये था भाई अपने जो टेढ़े मेढ़े प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं, आए थे 2018 में, 22 में नहीं आए थे इसे। इनसे टेढ़े मेढ़े कैसे भी नहीं आए थे। ये आपकी इलेक्ट्रिशियन की किताब में होते भी नहीं है, निमी की कोई किताब होते भी नहीं, निमी खुद में था ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन परीक्षा पूछे हुए थे इसलिए हमने इसको पढ़ा। ठीक है। अब आपके कोई डाउट्स है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करा दूं जो जो डाउट है। अगली क्लास हम शुरू करेंगे, उसका नाम होगा कैपेसिटर। क्या हुआ, किसका, दिल्ली एम्स में। हाँ,
इलेक्ट्रीशियन का पेपर तो बाइलिंगुअल आता है हमेशा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, केवल इंग्लिश में क्यों आएगा? है पता नहीं, आना तो नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई चांस बनता नहीं है कि केवल इंग्लिश में आएगा। हमसे ऐसा कैसा, कौन सा एग्जाम ले, कलेक्टर का पेपर भी दोनों में आता है, आईएएस का, आरएस का, सबका पेपर दो भाषा में आता है। तो मैं हमेशा पेपर दो भाषा में देखा, केवल इंग्लिश वाला तो मैंने को नहीं देखा कभी, मेरे ध्यान में आया नहीं। केवल इंग्लिश में पेपर आता है जिसमें केवल इंग्लिश मीडियम ही बैठता है, जैसे गेट का एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसको एग्जाम देगा कौन? बीटेक वाले। बीटेक किस में होती है? इंग्लिश में होती है, हिंदी में बीटेक का प्रावधान ही नहीं है, तो वहां पर पेपर क्या आएगा? केवल इंग्लिश में आएगा, हिंदी में क्यों आएगा? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आईटीआई तो हिंदी में भी होती है इंग्लिश में भी होती है, तो वहां तो पेपर बाइलिंगुअल आएगा ना भाई। जैसे मान लो कि केट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, जिसमें जो एग्जाम देने वाले इंग्लिश मीडियम के ही है, हिंदी मीडियम का है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बीटेक 4 साल की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक है, बीटेक होनी जरूरी है, और बीटेक इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में होती ही नहीं है, तो पेपर किस में आएगा? केवल इंग्लिश में। वो तो समझ में आता है। लेकिन यदि जेई का पेपर देते हैं, बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है, डिप्लोमा तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो पेपर क्या आएगा? बाइलिंगुअल। गड़बड़ कैसे कर सकता है किसी के साथ, ऐसा मामला। लैंग्वेज का तो आईएएस का पेपर देने जाए तो वहां पर क्या होता है भाई, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हिंदी में भी कर सकता है बच्चा, बंदा इंग्लिश में कर सकता है, तो पेपर क्या आएगा? बाइलिंगुअल। ऐसे और कोई सवाल थर्ड कराएंगे बीच में, तो हो सकता है सेकंड की थोड़ी एंट्री करा दें। सेकंड है भी 6 दिन का ही, बड़ा नहीं है, सेकंड 6 दिन की क्लास है टोटल, बाकी थर्ड कराएंगे। फर्स्ट वन वो सेमिनार में बताया था ना मैंने, नहीं आई तो वीडियो पड़ा आपके उसमें कोर्स में, नहीं नहीं वो देख लेना, क्योंकि उसमें बताया था मैंने आपको। वो तो ऐसा है कि आपके जो डाउट है ना, वो डाउट सवाल पूछो, आप वो पंचायती वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दो। आपके कोई पर्सन में डाउट आ रहा है वो पूछो, कि पहले कौन सा करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे, क्या कराएगा, कब टेस्ट होगा, क्या होगा, वो सारा काम मैं करूंगा। आपके कहने से मैं कुछ भी चेंज करने वाला नहीं हूँ, नहीं मैंने पिछली बार किया, नहीं मैं अब करूंगा, नहीं मैंने कोई रेलवे में किया। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करना वही करता हूँ, क्योंकि मैं वो ढंग से ही सोचता हूँ, ऐसा कोई चिंता है नहीं। कोई किसी के भी दिमाग में अलग अलग कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन मुझे वो कुछ चाहिए नहीं। मैं अपना आप ही देखूंगा कब किसका टेस्ट लेना है, कौन सा टॉपिक कब होगा, वो सब कुछ बेस्ट होगा। आपको एक ही काम दिया गया है कि जो पढ़ाया वो घर पे जाके पूरा पढ़ो, और उसमें सवाल समझ नहीं आए तो डाउट पूछो। वो काम तो आप कर नहीं रहे, आप मेरे वाला काम कर रहे हैं। हाँ। जबकि इस काम तो मैंने आपको सिंपल दिया है कि आपको बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, आपको जो पढ़ाया गया वो पढ़ना है, और डाउट है मेरे से पूछना है, डाउट सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। इधर लो, 125 आएगा। हाँ। लंबाई को 5 गुना करने पर क्या होगा? प्रतिरोध कितना गुना होता है? 5 गुना। लेकिन खींच कर लंबाई को 5 गुना करें तो प्रतिरोध कितने गुना होगा? 25 गुना। किसी भी तार की लंबाई को खींचकर 5 गुना करें, प्रतिरोध कितने गुना होगा? 25 गुना। 25 गुना होगा। पहले प्रतिरोध कितना था? 5 गुना। 5 का 25 गुना कितना हुआ? बस बस यही आपको कंफ्यूज करवाया, समझ गए ना? सवाल यही तो कंफ्यूज कराया। आपको भी पता है, मैं यदि उस 5 की जगह में 10 लिखता था, आप गड़बड़ नहीं करते। मैं कहता कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी मूल लंबाई से 5 गुना खींचा जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? आपके 5 गुना खींचा, खींचा 5 गुना, प्रतिरोध हुआ 25 गुना। कितना गुना हुआ? 25 ओम नहीं हुआ, 25 गुना हुआ। पहले प्रतिरोध यदि 10 ओम होता तो उसका 25 गुना कितना होता? 250। पहले प्रतिरोध 5 ओम है, 25 गुना कितना होगा? 125। समझ गए? सवाल ऐसा है। और ऐसे सवाल आप नहीं है, कई मिस्टेक करेंगे ऐसे सवालों में। ऐसे क्या है, एक दो मिस्टेक थोड़ी। पेपर ढंग का था, टफ पेपर नहीं था, लॉजिकल पेपर था, है पेपर ध्यान से देने वाला था। ऐसे नहीं था कि पेपर इतना टफ दे दिया, आप सोल्व करो तो सवाल हिल ही नहीं रहा। सवाल सब हिल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ जगह जा रहे हैं। वही तो पेपर अच्छा होता है, जब सवाल हिल ही नहीं रहा, वो पेपर तो टफ हो गया ना, वो तो कोई पेपर लेवल थोड़ी हुआ। फिर पेपर ऐसा होना चाहिए जो आपको दिमाग को टेढ़ा मेढ़ा करे। हो भी रहा है लेकिन गलत में जा रहा है, आ भी रहा है बैठ नहीं रहा है? हाँ, वही पेपर अच्छा होता है। आ रहे हैं लेकिन गलत हो रहे हैं, वही पेपर क्या हो रहा है? अच्छा। और आपको इसी में सुधार करना है। पेपर आएगा तो उससे क्या होता है कि आपको पर्सन पढ़ने और पर्सन को समझने की क्षमता जागृत हो जाएगी कि पर्सन में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। यदि आसान आसान सीधा सीधा मैं दे दूंगा आपको, आप सीधा सीधा करोगे, परीक्षा वाला ऐसा सवाल देगा तो मैं कहूंगा पढ़ा हुआ तो है लेकिन आप कर नहीं पाए, क्योंकि आप उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इसलिए सर जी विभवान तक करा दो, करा दिया भाई, तुम आए नहीं होंगे। मेरे वाले क्वेश्चन ले लो सर, प्रतिरोध वाले प्रतिरोध करा दिए ना भाई। क्या कौन सा डाउट है, कौन सा सवाल इसका?
क्या प्रतिरोध मतलब सवाल कौन सा करूं? प्रतिरोध बहुत करे ना। प्रतिरोध हमने पढ़ा है 4 दिन। प्रतिरोध 4 दिन पढ़ा ना, पूरा नहीं पढ़ा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, पूरे 4 दिन पढ़ा। प्रतिरोध में कुछ नहीं छोड़ा। और प्रतिरोध के वास्तव में सवाल पिछली बार 8 आए। हमने कौन सा छोड़ा? उसमें कुछ नहीं छोड़ा। सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, आप देखोगे तो फटाफट से हो जाएंगे। और किसी का भाई कोई सवाल नहीं है? ठीक है, हाँ बोल, पूछ 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 ले, वैसे तुम हाईलाइट में आज पूछ, पूछ ही ले। 2 डीसी, डीसी सीरीज मोटर है 2। टॉर्क में और गति में क्या परिवर्तन होगा यदि आपने डीसी मोटर को सीरीज में जोड़ा? 2 डीसी मोटर को। मोटर का कार्य क्या होता है भाई? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही मोटर को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, गति तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन उसकी क्षमताएं बढ़ेगी। क्षमता बढ़ने का मतलब है कि अब आपके पास, एक मिनट, जैसे आपके पास एक मोटर ये है और दूसरी मोटर क्या है, ये। ठीक है, आप मतलब मोटर है, आप इसको क्या करेंगे, फिर सप्लाई प्रदान करेंगे, कोई नीचे सप्लाई तो प्रदान करेंगे, फिर यहीं से तो आप आउटपुट देंगे, जो भी आउटपुट देना है। मोटर का तो यही कार्य हुआ। ठीक है, अब एक मोटर हमारे पास ई वोल्टेज है, दोनों श्रेणी में जोड़ दिया तो यहाँ वोल्टेज भी कितना दोगे, ई बटा 2। यहाँ भी वोल्टेज कितना दोगे, ई बटा 2। वोल्टेज आधा हो गया कि नहीं हो गया? 2 मोटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो मोटर पे जाने वाली सप्लाई क्या हो गई, आधी। सप्लाई आधी होने के कारण क्षमता कितनी घट गई, 1/4 हो जाएगी। सप्लाई आधी होती है नहीं होती है? सप्लाई आधी होने के कारण क्षमता कितनी, पावर क्या हो जाएगी, 1/4। ये जो बल्ब के साथ होता है वही मोटर के साथ होगा। पूरा वोल्टेज थोड़ी जाएगा एक मोटर को। जैसे मेरे पास 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट में एक मोटर को दे रहा हूं, पूरी क्षमता जा रही है नहीं जा रही, जा रही है। मैंने 2 मोटर श्रेणी में जोड़ दिया तो एक मोटर को कितनी जाएगी, 115। दूसरी को कितनी जाएगी, 115। तो मोटर में हमारे पास क्या हो जाएगी, क्षमता घट जाएगी, यानी विद्युत वाहक बल का मान घट गया। और विद्युत वाहक बल का मान घटने के कारण जो हमारे पास होता है एन समानुपाती ईबी बटा फाई होता है। तो अब देखो ये तो हमारे पास घट गया, लेकिन ये फ्लक्स और गति में कौन बढ़ेगा कौन घटेगा? तो हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए ये बढ़ेगा और ये घटेगा, क्योंकि ये घटने के कारण ये घटेगा, ये घटने मतलब ये बढ़ेगा। वैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, यदि परिवर्तन होता है तो बढ़ने पर ही होगा, घटने पे नहीं आएगा। ये मामला। तो तुम इधर टेढ़े मेढ़े कैसे घूमते हो? मेरा सवाल तेरे से वैसे ही रहता अभी भी। देख पिछली बार भी कई बच्चे थे, मैं उनको भी कहता था, अब की बार मैं और कह रहा हूँ कि यदि आप अपना अतिरिक्त दिमाग लगा के टेढ़े मेढ़े चलोगे, कभी इस टॉपिक को पढ़ोगे, कभी उस टॉपिक पे हाथ मारोगे, कभी इस टॉपिक पे हाथ मारोगे, लास्ट में आप वहीं रहोगे जहां आप हो। रियलिटी इतनी है। सवाल एक ही चीज का है कि नंबर कटना नहीं चाहिए, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको इस लेवल तक पढ़ो कि उसमें एक भी डाउट नहीं बचे, तब तो आप पार पढ़ोगे। थोड़ा सा मोटर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं मिलता है, मिलता थोड़ी ना है। एक ही चीज, मैं पहले दिन से एक ही चीज कहता आ रहा हूं, अभी भी आगे भी आप ध्यान रखना, एक ही चीज है कि आप यदि मोटर पढ़ा तो केवल एक ही डाउट नहीं, आपके बहुत सारे डाउट आएंगे होंगे कि पढ़ा ही नहीं, कैसे हवा में चल रहे हो। पढ़ा ना, कब आज पढ़ा, कल पढ़ा, कब पढ़ा? अरे पढ़, शांति धार लो, ऐसे उछल कूद मत बचाओ, ये अच्छी मामला है नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, देखो भूले हुए सारी चीजें एकदम एज इट इज याद आएगी, पूरी विधिवत रूप से समझ में आएगी। अभी क्या होता है कि आपको यदि सवाल पूछोगे तो सवाल भी आधा पूछोगे, सवाल भी क्लियर नहीं है, और टेक्निकल में तो सवाल भी थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उत्तर चेंज हो गया। सवाल को हल्का सा भी चेंज करोगे तो भी उत्तर क्या हो रहा है, चेंज। कोडेड में न्यूमेरिकल बुक का सॉल्यूशन कराया हुआ है, न्यूमेरिकल बुक है अपनी, उसका सॉल्यूशन रिकॉर्डेड में कराया हुआ है। आप ध्यान से करना, जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो वो भी क्लास अटेंड करना, ताकि दिक्कत नहीं आए। उसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे कम से कम 600-700 सवालों के, तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करवा रखा मैंने। फायदा ही है नहीं भाई। करो इस सवाल को। ये मत करना रे, ऐसे क्या एक अटके हुए वो। आप बताओ विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर W बटा Q। शाबाश। W क्या होता है, कार्य,
कार्य क्या होता है, कार्य ही ऊर्जा होती है, कार्य भी जूल में, ऊर्जा भी जूल में। तो W बराबर क्या आएगा, V गुणा Q। बताओ V का मान कितना है 6, Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। बताओ बराबर क्या आया 9.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। कौन सा ऑप्शन है, डी। इसलिए ए पर अटकना मत। ये सवाल है। अब ये क्या है, एक्चुअल में सवाल आपको के दिया ना, वो के वो नहीं है, ये के है जो एप्सिलॉन आर को बता रहा है। द्विवैद्युतिक नियतांक मतलब एप्सिलॉन आर के बारे में बात कर रहा है। पहला है वायु, वायु में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1। दूसरा क्या द्विवैद्युतिक नियतांक, उसमें एप्सिलॉन आर का मान कितना है भाई के, इसने के उसको दिया है। अब पूछा है बल का अनुपात क्या होगा, तो एफ बराबर क्या होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बाकी किसी में कोई चेंज कर रहा है क्या, नहीं, केवल यही है कि बल किसके समानुपाती है 1/एप्सिलॉन आर के। व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, क्योंकि हमें दिया केवल यही है। Q1 Q2 का मान दिया क्या, नहीं। आर का मान दिया क्या, नहीं। तो ये केवल यही देके पूछा, तो इसका मतलब इसी से निकालना है। तो F1 बटा F2 बराबर, F1 ऊपर है तो नीचे एप्सिलॉन R1 है, F2 नीचे है तो एप्सिलॉन R2 है। एप्सिलॉन R2 तो ये हो गया, 1 कौन सा हो गया ये, तो 2 का मान कितना है भाई K, 1 का मान कितना है 1, तो K अनुपात क्या जाएगा 1। है आसान, लेकिन पता हो तो आसान है, नहीं तो क्या आसान है। अब ये जो वैल्यू दी हुई किसकी है, एप्सिलॉन R की। किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन R की, क्योंकि द्विवैद्युत नियतांक दिया है। और अगला करो, अगला भी आसान है। बीच की दूरी आधी मूल दूरी से आधी हो जाए तो क्या होगा भाई, एफ समानुपाती 1/r² है ना भाई। दूरी को क्या कर दिया आपने आधा, आधा मतलब 1/2 का स्क्वायर, यानी एफ समानुपाती कितने गुना हुआ 4 गुना। 4 गुना तो कौन सा ऑप्शन है बी, 4 गुना तो कौन सा ऑप्शन है बी। क्लियर, ठीक है। तो ये सवाल है, आप कर लेना, यही टफ है, बाकी टफ तो सवाल है नहीं। कैपेसिटर जरूर पढ़ के आना, किताब से पढ़ो चाहे वीडियो से देखो, कैसे भी एक बार देख के आ जाना। थोड़ा सा आपको देख के आओगे तो वो ढंग से समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।